हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और ओटावा के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में। तो इस ग्राउंड पे अक्रॉस द फॉर्मेट्स हमने इतने सारे मैचेस खेल रखे हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी आइडिया लग चुका होगा इस ग्राउंड में क्या करना होता है, किस तरह के एक्सपेक्टेशंस रखने पड़ते हैं। 2-3 दिन पहले ही फोर्ट ट्रॉफी का भी मैच हुआ था, तो वो भी हमने कवर करा था। वहाँ पे भी हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे गए थे और इस ग्राउंड पे जनरली पर्सनली मेरा काफ़ी अच्छा जाता भी है। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है आपको, इस मैच में ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर्स के बारे में हमें बताना है, जिनके बारे में वो पहले खेले हैं सुपर स्मैश में, लेकिन हमने कोई मैच वगैरह कवर नहीं करा था उस टाइम पे। थोड़ा जो ब्रेक चल रहा था हमारा उस टाइम पे, तो इसीलिए उनके बारे में हमने ज़्यादा कुछ बातें बताई नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम उनके बारे में बताएंगे। ये चीज़ें हमने इस सीज़न में नहीं बताई हुई है, पहले सीज़नों में हमने कई बार बताया हुआ है। अगर आप पहले सीज़न से हमें फॉलो कर रहे हो तो पता होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ग्राउंड का तो मैंने बता ही दिया, बेसिन रिजर्व वेलिंगटन। बारिश के चांसेस तो नहीं है, वोमेन वाले मैच में बारिश के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वहाँ पे वोमेन वाले मैच में लगातार बारिश होते हैं तो मैच यहाँ पे लेट स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पिच में गीला वगैरह रहेगा तो वहाँ पे टाइम लगेगा ड्रेनेज वगैरह करने में। नहीं तो उस टाइम पे मुझे वेदर सही लग रहा है, बाकी ड्रेनेज में कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है मैच कब स्टार्ट होता है, क्या होता है, नहीं होता है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो वेलिंगटन यहाँ पर 5-0 से आगे चल रही है, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। वेलिंगटन चैंपियन टीम है इस फॉर्मेट में और ओवरऑल भी इस डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी बड़ी टीम मानी जाती है। अभी एक बार देख लेते हैं हम, ये जो भी दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स वेलिंगटन वाले मैचेस को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि इन मैचेस में, इन दोनों टीमों के मैचेस में क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करें 2019 से। डनरडन का मैदान था जो ओटावा का घर होता है। वेलिंगटन ने बनाया था 221। ये जो प्लेयर है ना, डीवॉन कॉनवे, मतलब रुला के रखा हुआ था भाई साहब इन्होंने। पिछले सीज़न के पहले तक इनका औसत 300 के पार चल रहा था, 300। ठीक है, उसका रीज़न क्या है आपको दिख भी जाएगा। पिछले सीज़न में उतना कंसिस्टेंटली वो नहीं चल पाए थे, लेकिन उसके पहले तक 300 के पार उनका एवरेज चल रहा था। तो जो भी हो, कॉनवे है। नेथन स्मिथ जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, और इन दोनों टीमों के जो रिवर्स फिक्सचर हुआ था वहाँ पे नेथन स्मिथ ने बैटिंग से काफ़ी तबाही मचाई हुई थी। हमने वो मैच कवर नहीं करा था, लेकिन आप लोग ने साथ खेला होगा। और अगर आपकी टीम में नेथन स्मिथ थे, जो कि उस मैच में उतने कॉमन पिक नहीं थे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा गया होगा वो मैच। ओटागो ने भी काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था। ठीक है, जहाँ पर आपको नील ब्रूम, रदरफोर्ड, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो रन बनते हैं, ये जाहिर सी बात है। अनाडू किचन, जिमी निशम आपको दिख जाते हैं यहाँ पर विकेट निकालते हैं। जिमी निशम पहले ओटावा का खेलते थे, तो अपने पुरानी टीम के अगेंस्ट में वो खेल रहे हैं, जिसका एक काफ़ी रिफ्लेक्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हेमिश विनर टेक विकेट, और हाई स्कोरिंग इनकाउंटर था, भले ही विकेट्स भी ज़्यादा नहीं गिरे थे यहाँ पे, और एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर था जहाँ पर वेलिंगटन ने जीत करा। अगला मैच और पहला मैच वेलिंगटन में। इस बार भी वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करा, फिर से कॉनवे, साथ में माइकल पोलार्ड जो भी ओपनर है, जिमी निशम। कॉनवे यहाँ पर भी नॉट आउट थे, ऊपर भी नॉट आउट रहे हैं। तो मैंने आपको जो बताया ना 300 का औसत था, उसका पीछे का रीज़न आप देख सकते हैं। ओटागो चेज़ नहीं कर पाए, वो 1 रन से पीछे रह गए। लेकिन हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ये भी रहा, जहाँ पर फिर से ब्रूम चले, निशम के 2 विकेट, बेनेट रिपीट हो रहे हैं, न्यूटन अवेलेबल नहीं है। केली का यहाँ पर कुछ स्कोर आपको दिख जाएगा बीच बीच में, काफ़ी लंबा स्कोर वो खींचते हैं यहाँ पर, जैसे उनके खाते में था। तो ये पहला मैच जो वेलिंगटन में था, जहाँ पर हमारे लिए निशम बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, ब्रूम, बेनेट, केली, ये परफॉर्मर्स आ रहे हैं। अगला मैच जेराडिन में हुआ, फिर से हाई स्कोरिंग एनकाउंटर 168। इस बार ब्रूम नहीं चले, लेकिन किचन चले, और फॉक्स रोड अवेलेबल नहीं है। माइकल ब्रेसल के 2 विकेट्स, ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला। बेनेट लगातार तीसरे मैच में विकेट ले रहे हैं। फिर से कॉनवे ने बड़ा स्कोर खड़ा किया, फिर से नॉट आउट, लगातार तीसरे मैच में बड़ा स्कोर, अभी तक आउट ही नहीं हो रहे हैं वो। क्यों एवरेज इतना ज़्यादा था आप समझ सकते हैं, आई होप। पिछले सीजन के 2 मैचेस हुए हुए थे, तो 3 मैचेस, पिछले सीजन में 3 मैचेस हुए थे, नहीं 2 मैचेस, और इस सीजन का 1 मैच है। चलो, पहला मैच 167। देखिए डिसेंट स्कोर बन रहे हैं। ब्रूम, किचन, 4 में से 3 बार ब्रूम का नाम आ चुका है। जिमी नेशम फिर से 2 विकेट, और ये कुछ बॉलर से। वेलिंगटन ने चेस कर लिया। इस बार कॉनवे नहीं चले, पिछले सीजन में दोनों ही मैच कॉनवे नहीं चले थे, लेकिन एलन ने यहाँ पर धुआं भर दिया। बाकी ब्रेसवेल, रिपन, बेकन, और दोनों टीमों के वजह लास्ट जो मैच हुआ था वेलिंगटन में, यहाँ पे 137, काफ़ी कम स्कोर है। ब्रूम नहीं चले थे, लेकिन किचन यहाँ पर चले। रिपन, जो मैक्स काउ, इनके परफॉर्मेंसेस थे। बेन सीयर्स ने बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 4 विकेट यहाँ पर निकाला हुआ था, और कुछ बॉलर्स ने विकेट निकाले। यहाँ पर ना ही डेवन कॉनवे चले थे, ना ही एलन चले थे, लेकिन फिर भी रन काफ़ी कम था, तो वेलिंगटन ने जीत कर लिया। जहाँ पर ब्रेसवेल, जिनको आप हमेशा ही वेलिंगटन के ग्राउंड में भरोसा कर सकते हैं, उन्होंने परफॉर्म करा था। और रविंद्र बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, और डफी का विकेट था। और लास्ट जो मैच हुआ था टोरंटो के बीच में, जो हुआ था क्वींस टाउन में, यहाँ पर फिर से हमें हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिला, 160। अच्छा, नोटिस करो वेलिंगटन की तरफ से जो ओपनर्स हो रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। यही एक मैच था जहाँ पे उनके ओपनर्स कोई भी नहीं चले, नहीं तो मिनिमम एक या फिर दोनों ही ओपनर्स इस फिक्चर में बहुत ही अच्छा करते हैं वेलिंगटन की तरफ से। आपने ऊपर से अगर देख के रखा होगा, चलो दिखा दो हमें आपको।
यहाँ पर देखो एक ओपनर बहुत बड़ा इनिंग्स 105, उसके बाद यहाँ पर दोनों ही ओपनर्स के रन हैं, उसके बाद यहाँ पर भी दोनों ओपनर्स ने मिलकर मैच खत्म कर दिया, उसके बाद भी एक ओपनर का बड़ा स्कोर, ये मैच खाली मिस गया। और उसके बाद जो लास्ट मैच हुआ था, यहाँ पर भी आपको दोनों ओपनर के स्टार्ट दिख रहे हैं, एलन और टीम रॉबिन्सन जो ओपनिंग कर रहे थे, जिनके बारे में हम सीजन के शुरुआत से बता रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। बाकी ओटावा की तरफ से आपको किचन दिख जाते हैं, ब्रूम शायद यहाँ पे खेले नहीं थे या फिर ऐसा कुछ होगा, या फिर खेले थे परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो किचन और ब्रूम ये दोनों हमें कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं बैटिंग से, कंसिस्टेंटली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी रिपन टासमान जोन्स जो यहाँ पर खेल रहे थे, कुछ परफॉर्म उन्होंने करा था। निशम बार बार इनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है बॉलिंग से स्पेशली, बैटिंग से उतना कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन बॉलिंग से जब भी बॉलिंग करा रहे हैं 2 विकेट लेके जा रहे हैं। और बेनेट एक और नाम आया है आपके सामने, और ये कुछ बॉलर से वेलिंगटन एक टाइम पे मैच फंस गया था, लेकिन नेथन स्मिथ ने बहुत ही बढ़िया हिटिंग करी थी। मेरे ख्याल से न्यूटन या फिर बेन सीयर्स, इसमें से किसी एक बॉलर को, या वैन बीक ऐसा कोई होगा, जिनको उन्होंने बहुत मारा था, 4 छक्के मारे थे और मैच को जिताया था। बाकी रिपन, किचन, रदरफोर्ड, बेकन, ये कुछ बॉलर से इन्होंने विकेट निकाले थे। तो जनरली हमें हाई स्कोरिंग एनकाउंटर यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। रन्स उतने कम नहीं बन रहे हैं। एक ही मैच था जहाँ पर रन थोड़ा सा कम बना था, आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी टीम ऑल आउट नहीं हुई थी, 9 विकेट गिरे थे, रन थोड़ा सा कम ही था यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा बाकी मैचेस में हमने रन्स बनते हुए देखे हैं, और काफ़ी रन्स बनते हुए देखे हैं, ठीक है। वेलिंगटन की तरफ से जो ओपनर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। 5 में से 4 बार मिनिमम एक ओपनर ने तो बड़ा स्कोर खड़ा करा ही है, 2-3 बार तो हमने दोनों ओपनर्स को चलते हुए भी देखा है। ओटावा की तरफ से कंसिस्टेंसी की कमी हमेशा ही उनकी टीम में नजर आती है, वो यहाँ पर भी है। लेकिन किचन और ब्रूम ये 2 नाम हमें मिले हैं जिन्होंने बैटिंग से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करा है। बॉलिंग से जितनी बातें हम कम करें उतना ही बेहतर, उनका बॉलिंग उतना अच्छा कभी भी नहीं हो पाया है, और ना ही लास्ट मैच में हुआ था जहाँ पर रिप्पन ने बॉलिंग अच्छी कराई थी, लेकिन वो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। बाकी जिमी नेशम हमें दिख रहे हैं अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में, जब भी वो खेलते हैं मिनिमम 2 विकेट है, मतलब 2 विकेट करके उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, एक दो करके। इसके अलावा बेन सीयर्स हमें मिले हैं एक बार, जिन्होंने विकेट निकाले हुए थे। हैमिश बेनेट, यंग हस्बैंड, वैन बीक, इनके भी कंसिस्टेंटली विकेट्स हैं, उतना ज़्यादा शायद नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट विकेट इन्होंने भी लेके रखा हुआ है। बाकी ओवरऑल हम इस फिक्चर को हाई स्कोरिंग ही कह सकते हैं। ओटाको की तरफ से हमें रिप्पन ही मिले थे, जिन्होंने 2 बार 2-2 करके विकेट निकाला हुआ है। बाकी उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है, आप देख सकते हैं। एक बार 1 विकेट, मतलब ये जो 2 मैचेस खेले थे उन्होंने ये इस सीज़न का, December 21 और January 6, दोनों मैच मिलाकर उन्होंने 1 विकेट निकाला हुआ था, ठीक है। उसके पहले भी यहाँ पर 3 ही विकेट आपको दिख रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर 5 विकेट थे, जिसको भी लीड करा था रिप्पन ने। उसके बाद यहाँ पर 6 विकेट थे, शायद करंट स्कोर में कोई अवेलेबल नहीं है उन बॉलर में से, मैकलीडेगन वगैरह कोई रहे होंगे। और लास्ट मैच में 5 विकेट गिरे थे, वहाँ भी रिप्पन ही थे। तो मेजर कोई बॉलर हमें नहीं दिख रहे हैं ओटावा की तरफ से। आप अगर देखना चाहते हैं कोई स्पिनर वगैरह, जैसे रिप्पन जो यहाँ पर रहे हैं, आप देखना पड़ेगा उनका जगह कौन ले पाते हैं। हम एक प्लेयर को यहाँ पर आपके लिए आइडेंटिफाई करवा देंगे, वो कौन हो सकते हैं जो रिप्पन का जगह ले सकते हैं, जिनको उनके जगह पर खिलाया भी जा रहा है, वो कौन है क्या है, आगे बातें करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस फिक्चर से क्या क्या हम देख सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। आई होप हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा है। वेलिंगटन के टॉप ऑर्डर ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा करा है। ओटागो ने भी रन बनाए हैं, लेकिन एज ए टीम उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है उतना ज़्यादा, पर्सनली उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी हमें किसी से देखने को नहीं मिला है। अगर हम समराइजिंग पे आ जाएँ तो वेलिंगटन की तरफ से डेवॉन कॉनवे ऑफ कोर्स है। इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल का भी ठीक ठाक है, 35 का औसत है। मतलब डेवॉन कॉनवे के सामने इनका बहुत कम लग रहा है, नहीं तो 35 का औसत T20 में काफ़ी अच्छा होता है। ओटावा की तरफ से 2 नाम अपने देखे हैं, नील ब्रूम, अनाडो किचन, इनका ही नाम है, और काफ़ी मैचेस इन्होंने खेल के भी रखे हुए हैं। डेवॉन कॉनवे पिछले सीजन से पहले तक 300 का औसत चल रहा था, जैसे कि आपने नोटिस भी करा होगा, लेकिन पिछले सीजन में दोनों मैच में उतना रन वो नहीं बना पाए थे, इसलिए एवरेज थोड़ा कम हुआ है। बॉलिंग में जीवी नेशम है, 5 मैच 12 विकेट, काफ़ी अच्छा इनका स्ट्राइक रेट भी चल रहा है, एवरेज भी चल रहा है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और पहले वो ओटावा का होकर भी खेलते थे, तो उसका भी एक एडवांटेज उनको मिलता होगा। बाकी मैकलेनेगन अवेलेबल नहीं है। तो ये है हेड टू हेड के बारे में सारी चीज़ें। आई होप आपने सही से देख लिया होगा। ओटावा काफ़ी पीछे रही है, और इसके पीछे का रीज़न भी आप देख सकते हैं। जनरली ये एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होता है इन दोनों टीमों के बीच में। बाकी कुछ बॉलर्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। जनरली इस ग्राउंड पे हमने बहुत रन्स नहीं बनते हुए देखे हैं, 160 विनेबल टोटल माना जाता है। स्पिनर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए माइकल ब्रेसवेल की बॉलिंग काम पे आ जाती है, और ये हम कई बार बता भी चुके हैं और आप अभी तक देख भी चुके होंगे। फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि क्या होता है। देखो जनरली 160 170 यहाँ विनेबल टोटल माना जाता है। तो 164 यहाँ पर था, जो कि चेस कर लिया था वेलिंगटन ने। ऑफकोर्स फिन एलन चले तो अलग ही बात है, बाकी कौन नहीं। ब्लंडल बॉलिंग पे वैन बीक, ब्रेसवेल, गिब्सन, इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आई थी। और यहाँ पर फील्ड और लेनॉक्स जो कि स्पिनर है, इनका बॉलिंग आपको दिख जाता है। पिछले दिन का फाइनल जो था, एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर बना था 175, जिसको चेस करा था वेलिंगटन ने। कॉनवे, ट्रॉय जॉनसन, जिन्होंने पिछले सीजन तक तो उनको 20 25 30 के भीतर रन बनाना पड़ता था, लेकिन अभी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है, और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन चलो अच्छा ही कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
बाकी वैन विक फिर से बॉलिंग फर्स्ट में इफेक्टिव हो रहे हैं। बॉलिंग फर्स्ट में आप वैन विक को और बेन सीयर्स इन दोनों बॉलर को कंसिडर कर सकते हो। यंग हस्बैंड का भी बॉलिंग कभी कभार काम पे आता है। ब्रेसवेल तो है ही, निशम का विकेट। निशम का ये जो कंडीशन है ना विलिंगटन का, ये इनके लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है, इसीलिए ये ग्राउंड भी निशम को काफ़ी पसंद आता है और यहाँ पर उनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाती है। मैं बैटिंग से नहीं कह रहा हूँ, हालांकि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग से नहीं आपको कंसिस्टेंसी देखने को लगेगा, लेकिन निशम बॉलिंग से यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। जनरली विकेट लेस नहीं जाते हैं इस ग्राउंड पे, ठीक है। ये है। इस तरह के मैच की बात करें तो यहाँ पर 190 बना दिया था सेंट्रल ने, बहुत ज़्यादा स्कोर था ये कुछ बॉलर से। वेलिंगटन चेज नहीं कर पाई थी, जहाँ पर ट्रॉय जॉनसन, नेथन स्मिथ, वैन बीक, और वो भी वैन बीक ने बहुत हिटिंग करा था लास्ट में जाके, तब जाके इतना स्कोर बना, नहीं तो इतना बनता नहीं। पिसेस का अपर हैंड था। वेलिंगटन बनाम कैंटरबरी, फिर से आपको ज़्यादा स्कोर नहीं बनते हुए दिखेंगे। ब्रेसवेल, एलन, टिम रॉबिन्सन, वैन बीक सब ने कंट्रीब्यूट करा था, खास कुछ नहीं। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, जहाँ पर बेन सीयर्स और वैन बीक आपको विकेट्स लेते दिख रहे हैं। वैन बीक बार बार नाम आ रहा है इनका। और लास्ट जो मैच हुआ था ऑकलैंड के साथ मैच हुआ था, ऑकलैंड ने बहुत कम स्कोर बनाया था 134 का। बेन सीयर्स फिर से बॉलिंग फर्स्ट में, वैन बिग बार बार आपको दिख रहे हैं, वैन बिग, यंग हस्बैंड, न्यूटन बेनेट, और वेलिंगटन को उस पर भी निपटा दिया था। ब्रेसवेल कंसिस्टेंट थे, जॉनसन ने परफॉर्म करा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आपको याद होगा आदित्य अशोक का ब्रिलियंट स्पेल, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा याद है, आपको शायद पता होगा क्यों मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा लुई देलपोर्ट ने भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई हुई थी, और स्पिनर्स ने यहाँ पर डोमिनेट भी करा था, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यंग हस्बैंड एक स्पिनर दिखे थे, लेकिन डोमिनेशन उतना कुछ नहीं कर पाई थी वेलिंगटन की टीम। और उनका ही जो मेडिसिन है, मतलब स्पिन चला के इस ग्राउंड पे जीतना, वो उनको ही टेस्ट करवा दिया था यहाँ पर ऑकलैंड वालों ने, और स्पिन टू विन उन्होंने अपना अप्लाई भी करा और जीत भी हासिल करी एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में। तो ऐसे मैचेस भी आपको वेलिंगटन में देखने को मिलते हैं। जनरली यहाँ पर बहुत रन नहीं बनते, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, मतलब 190 180 आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। 170 175 विनेबल टोटल है। कुछ रेयर मैचेस में आपको शायद ज़्यादा स्कोर बनते हुए दिख भी जाए, लेकिन ऑन एंड ऑन आपको ऐसे स्कोर्स में यहाँ टीम मैचेस निपटते हुए दिख जाएंगे। स्पिनर्स का रोल यहाँ पे रहता है। अभी देखिए कल क्लाउडी वेदर वगैरह हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में शायद स्पिनर्स उतना इफेक्टिव नहीं भी हो, लेकिन रोल जनरली रहता है अगर वेदर वगैरह नॉर्मल रहे तो, ठीक है। अगर पहले ही वेदर सही हो जाए, मॉइस्चर नहीं रहे, तब शायद स्पिनर्स का जो रोल बनना चाहिए वो बन से भी सकता है। नहीं तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर बारिश वगैरह होता है, पिच पे मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा आ जाता है, वेटनेस ज़्यादा आ जाती है, तो शायद स्पिनर्स का उतना रोल नहीं है जो हमें ये हमारे मैच में देखने को मिला था, ये वाले मैच पे, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी रन्स बने थे, तो ये भी ऐसा कंडीशन था जहाँ पर बारिश हुए थे पहले। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो शायद स्पिनर्स का रोल नहीं आएगा, लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन आता है, वेदर सही रहता है, तो आपको स्पिनर्स का रोल देखने को मिलना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। कुछ परफॉर्मर्स आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, हमेशा ही जिमी नेशम में से एक है, वैन बीक है, यंग हस्बैंड कभी कभार नाम आता है, बेन सीयर्स बॉलिंग फर्स्ट में, माइकल ब्रेस्टल हमेशा डिपेंडेबल प्लेयर होते हैं। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। एलेंड वगैरह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हिट और मिस है कम्प्लीटली, आप इनको कभी भी अंडरस्टेट भी नहीं कर सकते और ज़्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते, तो ये बात है। अभी बात करें प्लेइंग ग्राउंड के बारे में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। टिम रॉबिन्सन को भी ओपनिंग करने भेजा जा रहा है, जो मुझे लगता है बिल्कुल सही जगह है उनके लिए, वो वहीं पे खेलते हैं। नीचे हिटिंग करने के लिए भेजने का कोई मतलब बनता नहीं है इनको, ये काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं इन्होंने, मैंने पहले भी बताया हुआ था आपको सीजन के शुरुआत में कि इन्होंने 200 लगा के रखे हुए हैं जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे वहाँ पे भी, और काफ़ी तेज़ खेलने की एबिलिटी भी रखते हैं। हालांकि अभी तक वो हमने नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत दिनों का वेट भी आपको नहीं करना पड़ेगा वो देखने के लिए, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अभी वो किस तरह से उसका रिफ्लेक्शन करवाते हैं उसके ऊपर है। बाकी ट्रॉय जॉनसन रिस्पॉन्सिबल बैटिंग कर रहे हैं अभी भी, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखेंगे। माइकल ब्रेस्टल मस्ट हैव इस ग्राउंड पे, और कैप्टन वैसे मटेरियल होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। अगर अभी बारिश वगैरह हो तो शायद आप कैप्टन नहीं बनाना चाहेंगे, मैंने स्पेशली बॉलिंग के काम पे नहीं आएगी, लेकिन बैटिंग से अभी भी कंट्रीब्यूट करे जा रहे हैं। एक और है जिमी निशम, नेशन स्मिथ में पुरानी टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, ये इनका एडवांटेज है, और लास्ट मैच में उन्होंने बैटिंग से वो करके भी दिखाया हुआ है। लोगन वैन भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इस ग्राउंड पे। इसके अलावा हेमिज बेनेट और बेन सीयर्स में से जो बॉलिंग फर्स्ट करेगा, अगर बॉलिंग फर्स्ट कोई करता है विलिंगटन, तो बेन सीयर्स और हेमिज बेनेट को बॉलिंग सेकंड में आप ले सकते हैं, यही डिस्क्रिमिनेशन है इन दोनों के बीच में। जेकब बुला को स्क्वाड में रखा गया है, लगता नहीं मुझे खिलाया जाना चाहिए। अगर टीम बैटिंग को लंबा करना चाहती है तो खिला सकती है, बाकी मुझे लगता तो नहीं है। हालांकि जेमी गिब्सन के जगह पर टीम खिला भी सकती है, एक दो ओवर की बॉलिंग अगर करा लेते हैं बुला तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी टीम के पास काफ़ी सारे पेसर्स हैं भी, तो इनको बॉलिंग शायद नहीं दी जाएगी और बैटिंग भी बहुत नीचे भेजा जाता है इनको। बस यही है, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस होगा दोनों में से किसी का भी। तो इनमें से हमारी टीम में जो प्लेयर्स होंगे, हम कोशिश करेंगे दोनों ओपनर्स को लेकर चलने की, और अगर नहीं ले पाए तो फिन एलन तो है ही वैसे भी। इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल, जिमी नेशम, लोगन वैन विक, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लिए हो गए 4-5 प्लेयर्स। ट्रॉय जॉनसन बैटिंग फर्स्ट में आप ले सकते हैं, बैटिंग सेकंड में आप छोड़ सकते हैं। निथन स्मिथ भैड़ी करता है, क्योंकि इनको कभी कभार बॉलिंग ढंग से नहीं दी जाती है, और बैटिंग में डेली डेली ये हिट करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। लॉन्गर फॉर्मेट में हमेशा डिपेंडेबल प्लेयर होते हैं, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में आपको सोचना पड़ेगा
कि आप कैसे स्पेस वगैरह मैनेज करेंगे। बाकी लेके चल सकते हो, ऑलराउंडर की एबिलिटी है इनके पास, और अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में भी खेल रहे हैं तो उसका भी एडवांटेज इनको मिल सकता है। और ओटावा की टीम ज़्यादा बदलती भी है नहीं, तो लगभग जाने पहचाने लोग ही अगेंस्ट में आएंगे उनके। बात करें ओटावा की तरफ से, तो ओटावा की तरफ से दो नए प्लेयर्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमने कोई ज़्यादा कुछ बताया नहीं हुआ है, इनके बारे में हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया हुआ है। तो वो हैं जॉस तास्मान जोन्स और एक है बेकहम व्हीलर रिनॉल। कौन है ये बताता हूँ मैं। तो उसके पहले रदरफोर्ड जिनकी जिनकी कैप्टन है और कभी कभार बॉलिंग भी कराते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो इनकी बॉलिंग काम पे भी आ जाती शायद, लेकिन अभी शायद इनकी बॉलिंग काम पे नहीं आएगी। और अब ज़्यादा इफेक्टिव उन्होंने बॉलिंग कराई नहीं है अभी तक। आप देखेंगे कि काफ़ी टीम्स के कैप्टन ने बॉलिंग कराई है। टॉम ब्रूज एक तरफ से करा रहे हैं, यहाँ से रदरफोर्ड करा रहे हैं। टॉम ब्रूज की बॉलिंग तो फिर भी काम पे आ रही है, लेकिन इनकी काम पे नहीं आ रही है, यही डिफरेंस है। उसके बाद तास्मान जोन्स है, ब्रूम है, निक केली, ल्यू जॉनसन, अनाडू किचन, मैक्स काउ जो कीपर हैं, विक्रम ग्रेनॉल, मैककेंसी, डफी और बेकन। इन्हें जो प्लेयर्स को आपको रख के चलना पड़ेगा, यहाँ से ब्रूम, अनाडू किचन, उसके बाद रदरफोर्ड। पेस यहाँ पर खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं करा है ओटावा की तरफ से, आप देख ही सकते हैं, इसीलिए उनकी बॉलिंग ओवरऑल भी उतनी अच्छी नहीं रही है। तो फिर भी अगर आप बॉलिंग फर्स्ट में देखना चाहते हैं तो बेकन के साथ जा सकते हैं, बाकी मैं किसी के ऊपर प्रायोरिटी नहीं दे रहा। ये तीन हमारी टीम में लेकिन होंगे। अभी बात करता हूँ मैं एक प्लेयर के बारे में, वो है बेकहम बिलर क्रिनॉल। अब ये कौन है? अंडर 19 टीम के पार्ट रह चुके हैं बेकहम बिलर क्रिनॉल, जो न्यूजीलैंड का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड था 2019 का वहाँ पे। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर अगर कोई रहा है न्यूजीलैंड की उस टीम में तो वो यही प्लेयर रहे हैं। इनको कभी भी उस तरह से स्पॉटलाइट नहीं मिला है क्योंकि इनको ढंग से कभी यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन अभी मुझे याद है जब अंडर 19 के मैचेस होते थे, पहले 2-3 मैचेस में लोग इनको कंसिडर नहीं कर रहे थे, लेकिन हम जब टीम बनाते थे तो हमारे टीम में ज़रूर से होते थे और कैप्टन मटेरियल भी रहते थे। 2-3 मैच बाद से ये परसेंटेज कैप्टन होना शुरू हो गए थे। ये और 2-3 और प्लेयर्स से जो भी मेरे ख्याल से आने वाले सालों में आपको दिख जाएंगे। तो वो पहले मैच पर इनको बैटिंग मिली थी, इन्होंने कुछ खास इन्होंने कर नहीं पाए थे वो। बॉलिंग से इन्होंने एक विकेट हालांकि निकाला हुआ था। अभी देखिए यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर हैं और इनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आदित्य अशोक आप देख सकते हैं, काफ़ी रेगुलरली इनको ग्रूम किया जा रहा है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा कुछ करते हुए दिख सकते हैं। बेकहम ग्रेनर को मैं कहूँगा कि उनसे भी ज़्यादा आगे रहे हैं और ये बैटिंग बॉलिंग दोनों तरह से आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। माइकल रिपन का लाइक टू लाइक चेंज है, माइकल रिपन से बेटर बैटिंग कर सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ इनको। एक्सपीरियंस की कमी है बस, अगर एक्सपीरियंस इनके पास आ जाए तो ये बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन अगर होता तो इनकी बॉलिंग डेफिनेटली काम पे आती मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लेग स्पिनर है। और क्योंकि देखिए बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं उठा होगी तो इनके पास बैटिंग भी आ जानी थी। लेकिन अभी क्योंकि बारिश वगैरह हो सकता है और वेदर का कोई इशू आ सकता है, तो शायद इनकी बॉलिंग उतनी इफेक्टिव अभी नहीं भी हो। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा इनको आप प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, पिछले मैच में उतनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने नहीं कराई थी, जो विकेट मिला था वो नहीं भी मिल सकता था मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इनके पास जो पोटेंशियल है ये मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत दिनों का वेट करना पड़ेगा वो समझने के लिए। तो हमारे टीम में ये तीन तो होंगे ही। इसके अलावा अगर हम बॉलिंग फर्स्ट देखेंगे तो बेकन को ले लेंगे, और इसके अलावा आपके पास जैसे बताया कि ग्रिनल का ऑप्शन होगा, आप इनको अगर चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। तासमा जैसे कुछ स्टार्ट लेके रखे हुए हैं, लेकिन खास कुछ मैंने देखा नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर दोनों ओपनर लेके चलने का कोई मतलब है, स्पेशली जहाँ पे आप ओटावा के अगेंस्ट में टीम बनाने वाले हो। कैप्टन ऑफ द चॉइस की बात करें तो ब्रिस्वेल और निशम के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद नेथन स्मिथ या फिन एलन में से लोग देख सकते हैं, वैन बीक, ये कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन मुझे लगता है निशम सबके कैप्टन होने चाहिए क्योंकि नाम ज़्यादा है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और लास्ट मैचेस में बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी कराई हुई है, यही बात है। बाकी टीम रॉबिन्सन एक बहुत बड़े पंड बन सकते हैं आपके लिए, कुछ लोग शायद लें कुछ लोग नहीं लें, लेकिन काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं। हालांकि एक मैच में परफॉर्मेंस के बाद कितना भरोसा करना चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। और क्योंकि इस फिक्चर में ओपनर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं विराट की तरफ से, तो आप एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं इनके ऊपर। ओटावा की तरफ से रदरफोर्ड और आर्नोल्ड किचन सेफी टीम में होंगे, उसके बाद ब्रूम डफी, रिस्की में निक केली होंगे, और यहाँ पर ग्रीनॉल और बेकन बॉलिंग फर्स्ट में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है ये मैच और काफ़ी लोगों के लिए टीम लगभग सेम बनने वाली है। ये जो लास्ट स्लॉट है बेन सीयर्स और हैमिज बेनेट में से किसी एक को आप ले सकते हैं। ऑलराउंडर में मैंने टीम रॉबिन्सन के ऊपर थोड़ा चांस लिया है, कुछ लोग शायद लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे। अभी इनका परसेंटेज 11 है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। और अगर लोग इनको नहीं लेते हैं तो मुझे लगता नहीं और कोई ऑप्शन है, क्योंकि रिपन नहीं खेलेंगे तो चौथा ऑलराउंडर लोग रॉबिन्सन को ले सकते हैं। बाकी ये बैटिंग ही करेंगे, यही बात है। आपके पास बैटिंग सेक्शन में एक और ऑप्शन होगा विराट रिनॉल के रूप में, अगर वेदर सही होता है, मतलब बारिश नहीं होता है मैच के मिनिमम 2 घंटे पहले भी, तो आप इनको देख सकते हैं।
ठीक है, इनका बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकता है। बाकी निक के लिए एक ऑप्शन है, अगर लोग ऑलराउंडर 3 लेते हैं तो बैटिंग सेशन में लोग अगर देखेंगे तो निक के लिए पहले प्रेफरेंस में आएंगे। ट्रॉय जॉनसन बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हैं। बस यही छोटे मोटे चीज़ें हैं। रदरफोर्ड बैटिंग से कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ रदरफोर्ड ड्रॉपेबल प्लेयर नहीं है, और ये अगर कंडीशन सही रहा तो इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पर बॉलिंग में मैंने बता दिया है, बेनेट और पेंसियर्स में से आप एक को ही लेंगे, बाकी ज़्यादा कोई ऑप्शन भी आपके पास नहीं होगा। कैप्टन चॉइस की बात करें तो ब्रिस्वेल हमेशा ही मैं कहता हूँ इफेक्टिव कैप्टन चॉइस होते हैं। ब्रिस्वेल निशम ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। इवन अनाडू किचन भी आपके लिए डिसेंट ऑप्शन होंगे। तो इन तीनों के बीच में आप जा सकते हो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फैन एलन के साथ भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखिए अभी तक ओटावा की बॉलिंग उतनी अच्छी रही नहीं है, और अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो फिन एलन आपको फिर से एक बड़ा इनिंग्स खेलते हुए दिख सकते हैं। पिछले एडिशन में 2 मैचेस जो उन्होंने खेले थे उनमें से एक में उन्होंने बड़ा स्कोर खराब भी किया था। इस सीज़न में भी स्टार्ट उन्होंने लिया था, वो फिनिश नहीं कर पाए, और अगर वो 10 गेंद और रह जाते हैं तो वो जो रन उन्होंने 32 का बनाया था उसको 62 बनाने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी रिस्की होंगे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हिट और मिस में रहते हैं। तो अगर आपको सेफ देखना है तो ये 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ब्रेसवेल हमेशा ही इस ग्राउंड पे कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल में रहते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हीलर ग्रीनर का ऑप्शन है। बड़ी लीग में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं, अगर कंडीशन सही रहा तो इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, और बैटिंग भी मेरे ख्याल से मिल जानी चाहिए ठीक ठाक जगह पे। और अगर कंडीशन सही नहीं रहा, मॉइस्चर रहे, तो इनकी बॉलिंग कहीं पे भी काम पे नहीं आने वाली है, क्योंकि पिछले मैच में उतना अच्छा इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया था। अभी एक्सपीरियंस की कमी है, कंडीशन भी अगर हेल्प नहीं करे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो वही बात है। ठीक है, बाकी सेफ तो मैंने बता दिया, आप किसके साथ जा सकते हो। ट्रिकी में फिन एलन रहेंगे, बड़ी लीग में रॉबिन्सन और यहाँ पर व्हीलर रिनॉल, इन दोनों के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट राउंड पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।